आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। और बेसिकली आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है वो है चंगेज़ खान के बारे में। ठीक है, तो यायावर साम्राज्य आपके चैप्टर का नाम है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ही आपको पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सोशल मीडिया के अकाउंट्स का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो पार्ट 1 के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पार्ट 2 आता है हमारा यहाँ पे, देखिए ये है चंगेज़ खान। तो पार्ट 2 का पॉइंट फर्स्ट यानी कि एक ही पॉइंट है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के बारे में सबसे पहला पॉइंट है हमारा चंगेज़ खान का परिचय। चंगेज़ खान का जो नॉर्मल जीवन परिचय उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, चंगेज़ खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तिमुजिन था। चंगेज़ खान का जन्म लगभग कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया के ओनोन नदी के निकट हुआ था। गांव का स्पष्ट नाम नहीं है। ठीक है, और लगभग कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। और चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। ठीक है, उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था। जो कि किस कबीले के मुखिया थे? कियात कबीले के। उसके बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी, यानी कि जब वह बचपन में था या 8-10 साल का रहा होगा तो उसी दौरान उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसकी माता ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का पालन पोषण किया, यानी कि उसका सौतेला भाई भी था और तेमुजिन, ठीक है, तो उसका भी इन्होंने पालन पोषण किया। किसने? उसकी माँ ने। कौन थी उसकी माँ? ओलुन इके। ठीक है, उसके बाद 1170 के दशक में उसे अपहरण कर उसे दास बना लिया गया था। उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया था। आपको पता है कि उस समय जो शादियां थी वो बाल विवाह हुआ करती थी, तो 1170 के दशक में उसे अपहरण कर उसे दास बना लिया गया। किसे? चंगेज़ खान को। और उसकी पत्नी को भी अपहरण करके दास बना लिया गया था। ठीक है, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, यानी कि उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए, उनके अपहरण से निकालने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इन्हीं लड़ाइयों में वह अपने अनेक मित्र बना लिए। धीरे धीरे वह अनेक कबीलों में उसकी ख्याति बढ़ती चली गई। यानी कि जब वो अपनी पत्नी को बचाने गया उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उन लड़ाइयों को देखते हुए बहुत सारे लोग भी इस बंदे के साथ में हो गए। किसके? चंगेज़ खान के साथ में। और वह धीरे धीरे अनेक कबीलों में उसकी ख्याति बढ़ती गई और बहुत सारे लोग इसके पीछे आते गए और एक कारवां पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, तो आपको पता चला कि चंगेज़ खान का परिचय क्या है। चंगेज़ खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में हुआ। आधुनिक मंगोलिया के ओनोन नदी के निकट हुआ था और इसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। इसके पिता येसुजेई थे, जो कि एक कियात कबीले के मुखिया थे, और उनके बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी गई। उसकी माता ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का पालन पोषण किया। उसको 1170 के दशक में उसे अपहरण कर लिया गया और उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया। पत्नी को बचाने के लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और इसी लड़ाइयों में उसने अपने कई मित्र भी, कई दुश्मन भी बना दिया। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया इसके पीछे एक पूरा का पूरा कारवां बनता गया। ठीक है, उसके बाद आता है चंगेज़ खान के वंशजों की उपलब्धि, यानी कि चंगेज़ खान के जो वंशज रहे, जो पिता हैं, ठीक है, उसके पिता, इसके बेटे, उसके बारे में बात करते हैं। तो उनकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली उपलब्धि, मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में शामिल किया। यानी कि मंगोल शासकों ने सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को अपने सेना में, अपने प्रशासन में शामिल किया, सैन्य दल में शामिल किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, जिसको बहुविविध संविधान का कोई भय नहीं था। यानी कि इनका शासन बहुजातीय था, बहुत जाति के लोग थे, बहुभाषीय भी था, बहुत भाषा के लोग शामिल थे, बहुत धार्मिक भी था, यानी बहुत धर्मों के लोग भी शामिल थे, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यानी कि इन्हें इस चीज़ का कोई डर नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भाषा के लोग थे। ठीक है, साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए
अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों को एक परिसंघ बनाया। यानी कि साम्राज्य का जब यह निर्माण किया जा रहा था, उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक समुदायों को एक परिसंघ में बांट दिया। यानी कि मान लीजिए 10 समुदाय हैं तो 10 समुदायों का एक परिसंघ बना दिया। ठीक है। उसके बाद अंततः मंगोल साम्राज्य विभिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। यानी कि जो मंगोल साम्राज्य था वो भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित होता गया और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की जो प्रेरणा थी वो एक प्रभावशाली शक्ति बनती चली गई। उन्होंने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। यानी कि विभिन्न प्रकार के मतों के लोग और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। जैसे शमन हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई तथा इस्लाम को मानने वाले थे। जबकि उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तित्व मत कभी नहीं थोपे। यानी कि सार्वजनिक जो नीतियाँ होती थी उन्होंने उस पर अपने कभी भी व्यक्तित्व मत नहीं थोपे। ठीक है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, यानी कि इस टॉपिक से हमें क्या पता चलता है कि चंगेज़ खान ने अपने जो शासन था, अपना जो सैन्य दल था, उसमें सभी प्रकार के धर्म जातियों के लोगों को सम्मिलित किया। इसके शासन में बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक लोग सम्मिलित थे। ठीक है। मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तित होता चला गया, लेकिन उन्होंने अपनी जो संस्थापक की प्रेरणा थी उसको एक ही बनाए रखा। ठीक है। उन्होंने विभिन्न मतों वाले, आस्था वाले लोगों को सम्मिलित भी किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं से संबंध रखते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी प्रजा पर इस चीज़ को नहीं थोपा। उन्होंने प्रजा को यह खुला आदेश दे रखा था, खुली छूट थी उनके पास, वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी जाति को अपना सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट हुआ पहले। दूसरा अब है पॉइंट फर्स्ट, वो क्या है, मंगोल के लिए चंगेज़ खान की उपलब्धियाँ। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम जानेंगे चंगेज़ खान की मंगोलों के लिए चंगेज़ खान की क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं उनके बारे में। यानी कि मंगोल के लिए जो चंगेज़ खान है अब तक का सबसे महान शासक था, जिसकी निम्नलिखित उपलब्धियाँ थीं। एक तो ये हम इसके महान शासक होने की उपलब्धियाँ जानेंगे, उसके बाद हम इसकी जो सैन्य उपलब्धियाँ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया। यानी कि चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया था। लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों के द्वारा शोषण से चंगेज़ खान ने मंगोलों को शोषण से मुक्ति दिलाई। यानी सिंपल सी बात है, लंबे समय से इन जो मंगोलियाई जो कबीला थे उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी और जो चीनियों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था, उनसे चंगेज़ खान ने इन मंगोलों को नियुक्त करवाया, लड़ाई करवा के, युद्ध करवा के और उनको संगठित किया। साथ ही उसने उन्हें समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य भी बनाया। यानी कि उन्होंने इन जो मंगोलों को संगठित किया था उन्हें समृद्ध भी बनाया और अपना जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य था उसमें इन मंगोलों को शामिल भी कर लिया। हालांकि ये भी मंगोल था और उससे मतलब इन्होंने जिससे एक संगठित किया था उसे भी शामिल कर लिया। उसने व्यापार के रास्तों और बाज़ारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर की यात्रा आकृष्ट हुए। यानी कि उसने व्यापार के रास्तों और बाज़ारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह, यानी कि जो मार्को पोलो था जिसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसी की तरह कई जो मतलब कि और भी यात्रा करते थे वो इसकी तरफ आकृष्ट हुए थे। किसकी तरफ? ये जो मंगोल हुआ करते थे उनकी तरफ। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंगेज़ खान ने इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एक मत परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। यानी कि चंगेज़ खान का एक सबसे बड़ा पॉइंट, एक प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट वो ये है कि वो ये सोचता था कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण, यानी कि एक ऐसा नज़रिया जो कि बहुत प्रभावशाली हो, वो एक पूरी मतलब एक आपका जो आपसी विरोधी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। ठीक है। तो ये तो था चंगेज़ खान की उपलब्धियाँ। क्या? उन्होंने मंगोलों को संगठित किया। ठीक है। कबीले लड़ाइयों को ख़त्म करवाया, चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई। उन्होंने अपना जो साम्राज्य बनाया था, पार महाद्वीपीय साम्राज्य, उसमें शामिल किया।
व्यापार के लिए रास्तों और बाज़ारों को पुनर्स्थापित किया, जिसकी वजह से बहुत सारे यात्री जो थे वो यहाँ पे आकृष्ट हुए और यहाँ पर आकर बसने लगे। ठीक है, चंगेज़ खान ने इन परस्पर विरोधी चित्रों का एक मतलब कि चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि ये बताया कि किस तरह से एक प्रभावशाली जो दृष्टिकोण है वो अपने विरोधी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा पॉइंट आता है कि बुखारा पर कब्जा, यानी कि चंगेज़ खान मतलब बुखारा पर कब्जा। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या है। 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का एक यात्रा वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 में दिया था। उनके कथानुसार यानी कि कथन के अनुसार नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उस सब मैदान गया जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी करते थे। यानी कि बुखारा पर कब्जा करने के बाद चंगेज़ खान उस सब मैदान में गया जहाँ पर बहुत सारे धनी व्यापारी एकत्रित थे। ठीक है, उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे लोगों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने और भी अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है तो उसके लिए मैं कहूँगा मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास ना भेजा होता। यानी कि जब इन्होंने बुखारा पर कब्जा किया चंगेज़ खान ने, तो इसने कहा कि हे बुखारा वासियों, तुम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं और उन्हीं पापों का दंड देने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। अगर तुम चाहते हो कि इसका प्रमाण क्या है तो प्रमाण ये है कि मैं ईश्वर का खुद एक दंड हूँ। ठीक है, जिसको देने के लिए यानी जिसके मतलब तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है। तो यह बुखारा पर कब्जा की कहानी। ठीक है, बेसिकली ये क्या था, एक तरह से एक अफवाह थी। ठीक है, फिर बात करते हैं तैमूर एवं चंगेज़ खान के वंशजों में संबंध, यानी कि तैमूर एवं चंगेज़ खान के वंशज थे उनके बीच क्या संबंध थे। ठीक है, तो छोटा सा संबंध थे वो जान लेते हैं। देखिए 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर जो एक विश्व व्यापारी राज्य की आकांक्षा रखता था, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंत में एक राजा उभर कर सामने आया जिसका नाम था तैमूर, जो कि विश्व व्यापारी राज्य की आकांक्षा रखता था। ठीक है, उसने अपने आप को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि वह चंगेज़ खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि तैमूर और चंगेज़ खान के बीच संबंध की बात करें तो तैमूर ने अपने आप को चंगेज़ खान के परिवार का दामाद प्रस्तुत किया। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद चंगेज़ खान उसे जान से मार देता। ठीक है, तो तैमूर कौन था? एक अन्य राजा था। 14वीं शताब्दी के अंत तक ये उभर कर सामने आया था। ठीक है, जो कि ये क्या चाहता था, ये अपने आप को एक विश्व व्यापारी बनाना चाहता था। ठीक है, इसकी आकांक्षा थी। तो इसने इसके लिए क्या किया, अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया। ठीक है, हालांकि ये राजा घोषित करते हुए संकोच कर रहा था क्योंकि ये चंगेज़ खान का वंशज नहीं था। फिर भी इसने अपने आप को क्या बताया, चंगेज़ खान का जो परिवार है उसका दामाद बताया। ठीक है, तो ये था तैमूर एवं चंगेज़ खान के बीच में संबंध। अब हम जानते हैं चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियाँ। ये है सबसे बड़ा पॉइंट, चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियाँ। तो देखिए चंगेज़ खान की जो सैनिक उपलब्धियाँ वो विस्मित कर देने वाले थी और स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को सुधारा, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया, उसे प्रभावशाली रणनीति में बनाया। यानी कि चंगेज़ खान की उपलब्धियाँ विस्मित कर देने वाली हैं। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को सुधारा उसने और आवश्यकता के अनुसार उसने परिवर्तित भी किया, जिसकी वजह से वो एक प्रभावशाली रणनीति को अपना पाया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आती है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति के अंतर्गत सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया, सशक्त नेतृत्व किया और अनुशासित सैन्य शक्ति की। यानी कि देखिए सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि चंगेज़ खान ने अपने सैनिकों को घोड़ों पर सवार होकर बहुत ही अच्छी तीरंदाजी का कौशल उन्हें सिखाया था और वह चंगेज़ खान अपनी सेना का अनुशासित तरीके से नेतृत्व करता था और एक सशक्त नेतृत्व करता था, जैसे एक राजा को अपनी सेना का करना चाहिए था, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा आता है कुशल घुड़सवारी। तो कुशल घुड़सवारी के तहत कुशल घुड़सवारी में से उसकी सेना को गति मिलती थी। यानी कि चंगेज़ खान ने अपने घुड़सवार थे उन्हें कुशल घुड़सवारी सिखाई, जिसकी वजह से युद्ध में उन्हें
काफ़ी तेज़ी मिलती थी किन्हें, उनके सैनिकों को। घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने सैनिक गति बहुत तेज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आता है मौसम संबंधी। मौसम संबंधी क्या है शक्ति? देखिए, स्टेपी व आसपास की भूभागों की व मौसम की जानकारी, यानी कि ये स्टेपी व आसपास के जो भूभाग हुआ करते थे उसकी मौसम की जानकारी से पता चलती थी। कई बार तो ये खुद भी पता कर लेता था, कई बार इसके जो विशेषज्ञ होते थे यानी कि जो राज्य के पुरोहित हुआ करते हैं ना, उसके द्वारा ये पता करवाता था, उसके बाद ही ये युद्ध के बारे में सोचता था। ठीक है, घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए बर्फ से जमी नदियों का राजमार्गों की तरह उपयोग, यानी कि जब इन्हें ठंडी के दौरान आक्रमण करना होता था तो ये क्या करते थे, जो बर्फ से जमी नदियाँ हुआ करती थी उन्हें अपने राजमार्ग की तरह प्रयोग करते थे और उनके द्वारा आक्रमण किया करते थे। ठीक है, तो ये मौसम संबंधी। अब हम बात करते हैं युद्ध पद्धति और हथियार। तो देखिए, घेराबंदी, यंत्र व नेफ्रा बमबारी का प्रयोग, यानी कि ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए ये एक युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, आधी सेना इनकी एक तरफ है, आधी सेना मतलब यहाँ पे है चंगेज़ खान, यहाँ पे हैं बाकी के लोग। ठीक है, तो ये क्या करते थे, यहाँ पे घेरा डालते थे, यानी कि इस क्षेत्र में पहले क्या करते थे, घेरा डाल लेते। घेरा डालने के बाद इनके ऊपर बमबारी किया करते थे। ठीक है, बमबारी करने के बाद ये नष्ट हो जाते, सिंपल सी बात है, और उसके बाद अपने तीरों से, हथियारों से, तलवारों से इन्हें ख़त्म कर देते थे। अभियानों के दौरान हल्के चल उपकरणों का सफलता के कारण, यानी कि ये लोग क्या करते थे, जब जो छोटे मोटे अभियान हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, उसमें ये हल्के चल उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, द्रुत गति की हरकारा पद्धति। अब ये द्रुत गति की हरकारा पद्धति क्या थी, यानी कि देखिए, एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे है। ठीक है, इसके पास 100 सैनिक है, इसके पास 500 सैनिक है, इसके पास 1000 सैनिक है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, जो 100 सैनिक हुआ करते थे, एक मिनट, हाँ। तो देखिए, ये द्रुत गति की हरकारा पद्धति क्या थी, इसके तहत ये अपने आगे के जो सैनिक हुआ करते, ये जो अपने पीछे के सैनिक हुआ करते थे उन्हें अलर्ट कर देते कि हाँ भाई देखो, हमला होने वाला है, बहुत तेज़ हमला होगा, तो संभल के रहना और जैसे ही हमला हो आगे आ जाना। ठीक है, तो ये होता था युद्ध पद्धति और हथियार के संबंध में। तो आपको पता चला कि चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियाँ क्या है, एक तो सैन्य शक्ति, कुशल घुड़सवारी, मौसम संबंधी और युद्ध पद्धति और हरकारा पद्धति, युद्ध पद्धति और हथियार पद्धति। तो युद्ध पद्धति के अंतर्गत क्या होता था, घेराबंदी होती थी, नेफ्रा बमबारी का प्रयोग होता था और इनकी हरकारा पद्धति थी। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है कि चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, यानी कि चंगेज़ खान और मंगोलों का, इन दोनों का आपस में विश्व के इतिहास में क्या स्थान है। तो देखिए, यद्यपि चंगेज़ खान को एक विजेता, यानी कि चंगेज़ खान को एक विजेता माना जाता है, नगरों को ध्वस्त करने वाला राक्षस माना जाता है, हजारों लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यह सब उसकी छवि को धूमिल करता है, परंतु मंगोलों के लिए वह एक महान शासक रहा है। कैसे महान शासक रहा है, आइए वो हम जानते हैं। तो देखिए, उसकी सफलताएं कुछ इस तरह से हैं। मंगोलों को संगठित करना, यानी कि आपको पता है कि मंगोलों को उसने संगठित किया था। ठीक है, कबीलाई लड़ाइयाँ समाप्त करवाई थी जो कि मंगोलों के बीच में हो रही थी। चीनियों के द्वारा जो मंगोलों का शोषण किया जा रहा था उनसे मुक्ति दिलाई। एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और इन जो मंगोलियों ये कबीलाई लोग थे उनको शामिल किया। व्यापार और बाजारों को पुनर्स्थापित किया इसने। ठीक है, मंगोल शासन बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान का एक महान राष्ट्रनायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। यानी कि अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान का एक महान राष्ट्रनायक के रूप में उसका मतलब कि ये उभर के सामने आया था। ठीक है, तो आपको ये बातें पता चली। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो के जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने चंगेज़ खान का परिचय जाना, चंगेज़ खान के परिचय के बारे में हमने जाना, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उसके पिता कौन थे, उसकी माता कौन थी। ठीक है, उसकी पत्नी का अपहरण कब हुआ, उसके बाद ये मतलब एक शासक कैसे बना उसके बारे में बात की। फिर हमने चंगेज़ खान के वंशजों की उपलब्धियों के बारे में बात की। ठीक है, कौन कौन सी मतलब विभिन्न प्रकार इन्होंने अपने शासन में, अपनी जातियों में और अपने जो सैनिक दल थे उसमें
विभिन्न प्रकार के बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधार्मिक जो लोग थे उन्हें सम्मिलित किया था। ठीक है, ये आपको पता चला था। फिर तीसरा पॉइंट था मंगोल के लिए चंगेज़ खान की उपलब्धियाँ क्या थी। उन्होंने एकत्रित किया, लड़ाइयों को ख़त्म किया, व्यापार को दोबारा से स्थापित किया, अपने महाद्वीप में शामिल किया। ठीक है, उसके बाद एक कहानी आती है बुखारा पर कब्जा की। तो बुखारा पर कब्जा के बारे में आपको पता चला, मैंने क्या क्या पॉइंट जो आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद हमने तैमूर एवं चंगेज़ खान के वंश के बीच में संबंध बताया। तैमूर कौन था? एक विश्व व्यापारी राज्य था, राज्य की आकांक्षा करता था, बेसिकली एक बंदा था, और इसने अपने आप को राजा घोषित करते हुए संकोच किया क्योंकि यह चंगेज़ खान का वंशज नहीं था, इसलिए इसने अपने आप को चंगेज़ खानी परिवार का दामाद बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में बात की। चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियों में हमने सैन्य शक्ति के बारे में, कुशल घोड़सवारी के बारे में, मौसम संबंधी बारे में और युद्ध पद्धति और हथियार के बारे में बात की। फिर हमने चंगेज़ खान और मंगोलों के विश्व इतिहास में क्या स्थान है उसके बारे में बात की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता चली। तो हम इस PDF के यानी कि इस जो हमारा पूरा चैप्टर है उसके सभी पॉइंट आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो यादव साम्राज्य की महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पहले हमने यादव साम्राज्य के बारे में थोड़ी नॉलेज ली, फिर हमें इनके बारे में जानकारी के क्या स्रोत मिलते हैं वो हमने जाना। मध्य एशिया के जो व्यापार की साम्राज्य की विशेषताएं थी हमने वो जाना पिछली वीडियो में। ठीक है, फिर हमने जाना था मंगोलों की बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी के अंतर्गत हमने मंगोलों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ली थी। उसके बाद हमने अपनी जो बुक्स रिलेटेड है उसके बारे में जाना था कि मंगोलों की सामाजिक स्थिति क्या है उसके बारे में। ठीक है, फिर हमने जाना था मंगोलों की सैनिक प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, पॉइंट 2 था। पॉइंट 3 था कि 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की क्या क्या विशेषता रही थी उसके बारे में। फिर हमने मंगोलों के व्यापार के बारे में जाना था। मंगोलिया जो लोग हुआ करते थे वो व्यापार कहाँ से करते थे, कैसे कैसे व्यापार करते थे। ठीक है, फिर हमने जाना था मंगोली शासन व्यवस्था में यास्क की क्या भूमिका थी। यास्क क्या था? बेसिकली एक विचारधारा थी जो कि चंगेज़ खान के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट थे 2-3 जो मैंने आपको यास्क के बारे में संबंधित बताया था पिछली वीडियो में। फिर हमने 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से संबंधित हानियों के बारे में जाना था। मंगोलों के इतिहास पर विश्वास न करने के क्या क्या कारण थे उसके बारे में जाना, और लास्ट में एक टॉपिक बचा था हमारा मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण, इसके बारे में जाना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और चंगेज़ खान के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।